अब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने एक ऐसी बात कर दी है कि मैं पहले तो उधर से क्लियर कर दूं उसको, और उसके बाद फिर जो मैं असल बात करने आया था आज कश्मीर के ऊपर, उसके बाद उस पर बात करूं। देखिए, मैं एक डेमोक्रेट हूं। मैं डेमोक्रेट इसलिए नहीं हूं कि कोई इक़्तिदार की खातिर, मैं डेमोक्रेट इसलिए हूं कि दुनिया की तारीख ने यह साबित किया है कि डेमोक्रेसी जितनी भी बुरी उसकी हालत हो, वो सबसे बेहतर निजाम है। डेमोक्रेसी वाहिद वजह थी, एक वजह थी जिसकी वजह से इल्लामा इकबाल कहते हैं, शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि डेमोक्रेसी मगरिब में आ गई और मुसलमानों में बादशाह खिलाफत मदीना की रियासत के बाद बादशाह आ गई, और मगरिब हमारे से आगे बढ़ी इसलिए कि वहां डेमोक्रेसी आ गई और हमारे पास बादशाह आ गई। तो डेमोक्रेसी के अलावा जितनी बेहतर डेमोक्रेसी उतनी खुशहाली, जितनी बेहतर डेमोक्रेसी उतनी उस मुल्क में गुर्बत कम। ये एक दुनिया का एक निजाम है हमारे सामने। डेमोक्रेटिक मुल्क जिनकी बेहतर डेमोक्रेसी और मेरिटोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब मेरिटोक्रेसी, वो आगे बढ़ गई, और जिन मुल्कों के अंदर बादशाह रह गई, मेरिट खत्म हो गई, डिस्कशन खत्म हो गई, कंसेंसस खत्म हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया। तो यहां तक तो मैं कंसेंसस बिल्डिंग की आपने बात की, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। मसला एक है कि अगर आज आप सबसे दुनिया के खुशहाल मुल्क देखें और दुनिया के सबसे गरीब मुल्क देखें, टेबल रखते हैं अपने सामने, एक तरफ खुशहाल मुल्क है, दूसरी तरफ गरीब तरीन मुल्क है, आप ये रियलाइज करेंगे कि खुशहाल मुल्क इसलिए खुशहाल नहीं है उनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं। गरीब मुल्क गरीब इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने उनको वसाइल नहीं दिए। सबसे बड़ी रीजन खुशहाली की यह है कि जितने खुशहाल मुल्क हैं उनके पास क्लीन गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन नहीं है। गरीब मुल्क सबसे ज्यादा वसाइल कई गरीब मुल्कों के पास हैं, कांगो ले लें, नाइजीरिया ले लें, तेल पे बैठे, लेकिन गरीब तरीन मुल्क हैं करप्शन की वजह से। मेरा कोई जाती किसी से लड़ाई नहीं है, मसला यह है कि अगर मेरे घर में कोई चोरी करता है और मेरे घर को मकरूज कर देता है तो क्या मैं उससे दोस्ती कर लूं? ये सिंपल चीज ये है। और आपने शेर भी पढ़े, मैं भी आपको मैं पढ़ता तो नहीं हूं शेर, लेकिन एक अप्रोप्रिएट शेर पढ़ देता हूं कि मुफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। कभी भी प्लीज मुझे करप्ट लोगों से, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, प्लीज मुझे उनसे मुफामत करने का ना कहें। इसलिए कि मेरा आज मुल्क, जब मैं एक इदारा खोल के देखता हूं, उसके पीछे करप्शन है, उस इदारे को कंगाल किया गया। पीआईए ले, बिजली ले लें, गैस ले लें, जो भी लेंगे तो आखिर में उसके पीछे आपको करप्शन नजर आएगी। इसलिए ये जाती लड़ाई नहीं है, ये मेरे मुल्क की लड़ाई है। और मुल्क ऊपर जो गए हैं, चाइना जो आज ऊपर तरक्की कर गए, 450 वजीरों को उन्होंने जेल में डाला है 5 सालों में। वो इतना कामयाब मुल्क था ना, उनको नहीं जरूरत, नहीं करप्शन के पीछे जाते हैं। और उसी तरह आज अमेरिका के अंदर आप देखें या कोई भी मुल्क पर 30-30 साल के बाद वो जिन लोगों ने करप्शन किया उनको पकड़ के जेल में डालते हैं। अच्छा जी, अब मैं असल चीज पे आ जाता हूं। देखें, एक चीज मैं अपनी आजाद कश्मीर की
पार्लियामेंट को कहना चाहता हूं, प्लीज कभी अपने अंदर मायूसी ना लेके आए। मायूसी गुनाह है। मायूसी का मतलब आप में अल्लाह में ईमान खत्म हो गया। मैं अपनी कौम को भी ये कहता हूं, सारी कौम को, ऊंच नीच तो अल्लाह की तरफ से आती है। उसका तो कुरान में वो कहते हैं कि मैं इंसान को मुश्किल वक्त से आजमाऊंगा, आपके ईमान को। कुरान की आयत है। अल्लाह की तरफ से मुश्किल वक्त आते हैं टेस्ट करने के लिए इंसान के कैरेक्टर को। कौमों में मुश्किल वक्त आते हैं, कौमें टेस्ट होती है। हमारे से ज्यादा मुश्किल वक्त कौमों के ऊपर गुजरे हुए हैं। और जो अल्लाह को सबसे ज्यादा चीज पसंद है, मुश्किल वक्त में कौमें सब्र करती हैं, इंसान सब्र करता है, वो सबसे ज्यादा अल्लाह को एक इंसान में सिर्फ पसंद है। मुश्किल वक्त है, लेकिन मेरे में कभी पहले दिन से आज तक कभी कोई शक नहीं हुआ कि इंशाअल्लाह इस मुश्किल वक्त से हम निकलेंगे भी और एक बड़ी अजीम कौम बनेंगे। मुझे इसमें भी कोई शक नहीं कि जो नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त आज से 6 महीने पहले कश्मीर में जो कदम उठाया है, मैं समझता हूं कि ये अब जिस तरफ ये सारा इस कदम की वजह से जिस तरफ अब कश्मीर जाएगा, ये मेरा ईमान है कि अब कश्मीर आजाद होगा। और मैं ये क्यों कहता हूं? ये मैं इसलिए कहता हूं कि अगर वो ये ना कदम उठाता, दुनिया को हम कुछ भी नहीं कह सकते थे। पिछली उससे पहले 5 अगस्त से पहले भी जुल्म कर रहे थे कश्मीरियों पे। ये जो पैलेट गन्स इस्तेमाल कर रहे थे, जो कश्मीरियों के हर दूसरे दिन शहादत होती थी कश्मीरियों की, नौजवानों की, लेकिन दुनिया को कोई फिक्र ही नहीं थी, कोई नहीं सुन रहा था। कौन सी हमारी गवर्नमेंट ने किस फोरम पे उठाया था ये, जब वो जुल्म हो रहा था। लेकिन 5 अगस्त को मेरे ख्याल में एक अंग्रेजी की टर्म है फेटल मिस्टेक, वो गलती कर बैठा है जिससे अब ये पीछे नहीं हट सकता। गलती ये है कि इसने, और क्योंकि मैं ये भी आपको बता दूं कि इसलिए कि एक बहुत बड़ा मैंडेट मिल गया। मैंडेट कैसे मिला इलेक्शन का? सारी इलेक्शन की कैंपेन उसने पाकिस्तान के खिलाफ की, और पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएगा, हिंदू नेशनलिज्म को ऊपर लेके आया। अपनी जो हिंदुत्व फिलॉसफी थी उसको उसने ऊपर लेके गया कि कैसे वो पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, चौकीदार और इस तरह की स्टेटमेंट्स। और फिर वो जो आरएसएस की फिलॉसफी थी उसको ऊपर लेके आया। और आरएसएस की फिलॉसफी हम सब जानते हैं कि क्या थी। उसका तो आरएसएस एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, इंतहा पसंद। वो ऑर्गेनाइजेशन जो हिटलर से और नाजी से इंस्पायर्ड थी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हिटलर की जो एरियन रेस, नाजी की जो एरियन रेस की थियरी थी, उसको एडमायर करती थी। इनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो इनके आरएसएस के फाउंडिंग गुलवाकर, ये इनकी किताब, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि वो जबरदस्त काम किया वो नाजीज ने, जिस तरह उन्होंने यहूदियों को जो उनकी कत्लेआम की। और फिर वो समझते थे कि मुसलमानों को भी एक दिन उन्होंने हिंदुस्तान से एथनिक क्लेंस करेंगे, निकालेंगे हिंदुस्तान से। तो ये तो इनकी लिटरेचर के अंदर था। अब ये सब कुछ छुपा हुआ था। 5 अगस्त के बाद हमें मौका मिला। मैंने जो पहली पाकिस्तान की असेंबली में तकरीर की, मैं पहली दफा इस चीज को लोगों को बताया, क्योंकि लोगों को नहीं पता था बैकग्राउंड का। हमारे अपने लोगों को किसी को नहीं पता था। वो पहली दफा था कि हमने बताया कि ये आरएसएस का फलसफा क्या है, ये उसका हिस्सा था जो इसने कश्मीर में किया। और मैंने आपके साथ यहां आया इस असेंबली में, और मैंने आपसे वादा किया कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जिस भी फोरम पे उसके बाद मैं गया,
मैंने कश्मीर को भी बताया कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और मैंने दुनिया के सामने ये जो आरएसएस का फलसफा था ये लेके गया। मैं सिर्फ हेड्स ऑफ स्टेट्स को नहीं सिर्फ टेलीफोन किया, हर फोरम का इस्तेमाल किया। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अलावा मैं जब गया जिनीवा के अंदर, रेफ्यूजीज की यूएन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने उठाया एक हेड ऑफ स्टेट को जिससे मैंने बात की। 3 दफा मैंने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि कश्मीर इशू क्या है। हमें इसमें, मैं जानता हूं, मैं मगरबी दुनिया को ज्यादातर पाकिस्तान में लोगों से बेहतर जानता हूं। मुझे पता है कि एकदम उनको एक दफा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट है। लेकिन जो मुझे पता है कि मगरब को किस चीज से इफेक्ट होगी। नंबर 1, किसी भी मगरबी अखबार जिसके अंदर आप एक फिलॉसफी को नाजी की फिलॉसफी के साथ जोड़ दें जो जुड़ी हुई है, ये नामुमकिन है कि वो उसके बाद उसको नजरअंदाज करें। उनकी साइकी के अंदर है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी ज्यादा फिल्में बनी कि जो नाजीज ने जुल्म किया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कितनी दुनिया में 5-6 करोड़ लोग मरे। तो इसलिए उनको पता है, उनको समझ है कि नाजी फिलॉसफी आइडियोलॉजी क्या है। इसलिए मैंने अखबारों को इंटरव्यूज दिए, टीवी को, बीबीसी को, जितने बड़े चैनल्स थे, CNN को, मैंने जाके न्यूयॉर्क टाइम्स के बोर्ड को बताया, समझाया उनको कि ये क्या फलसफा है, इसका कितना खतरा है। सिर्फ खतरा कश्मीरियों को नहीं है, ये हिंदुस्तान को खतरा है। ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, इससे सबसे ज्यादा खतरा तो हिंदुस्तान को है। जब उन्होंने ये कह दिया कि जी जो हिंदू हैं, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, बाकी सारे पाकिस्तानी मुसलमानों को तो उन्होंने कहा पाकिस्तान चले जाओ, ईसाइयों को भी, मसीह बरादरी को भी उन्होंने कहा कि ये भी घुसपैठी हैं। ये जो फलसफा है, ये चले अगर छोटी सी अकलियत होती, माइनॉरिटीज थोड़ी सी होती, तो ये शायद चल जाता। हिंदुस्तान में जो लोग मुतासिर होंगे इस फलसफे से, वो कम से कम 50 करोड़ हैं, मुसलमान 20 करोड़ हैं। आप 20 करोड़ लोगों को ये तो नहीं समझ सकते कि जनाब हमने ये फलसफा लिया और ये चुप करके बैठ जाएंगे। उनको दीवार के साथ लगा दिया है। ये जो 2 लेजिस्लेशन उन्होंने पास किए हैं, सिटीजन एक्ट और ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वह मुसलमानों को खतरा हो गया। लेकिन मुसलमानों को ही सिर्फ खतरा नहीं हुआ, वहां जो उनके क्रिश्चियंस हैं उनको खतरा है, क्योंकि उनके पीछे भी पड़े हुए हैं। जो इन्होंने ये आरएसएस के जो हिटलर के ब्राउन शर्ट्स होते थे, वो जाके लोगों को मारा करते थे सड़कों पे। कोई सहाफी ने गलत चीज कर दी, उसको मारा। किसी इंटेलेक्चुअल ने नाज़िज्म के खिलाफ बात कर दी, उसको मारा। ऑपोजिशन को मारा, जजेस को मारा। ये बिल्कुल वही आरएसएस के जो इन्होंने पाले हुए हैं, ये गुंडे पाले हुए हैं, ये बिल्कुल वही हरकतें कर रहे हैं। मुसलमान किसी ने गाय का गोश्त किया, उसको मार दिया। किसी ने, मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की के साथ नजर आ गया, उसको मार दिया। इस तरह की हरकतें हो रही हैं वहां। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी खौफनाक चीज है, और इसलिए ये हम थे जिसने सारी दुनिया की स्टेज पे उठाया है। आज दुनिया देख रही है। आज उन मैगजीन्स में हिंदुस्तान के ऊपर आ रहा है जो कभी एक बात नहीं करते थे, सारा वक्त पाकिस्तान को बुरा भला कहते थे, जिन्होंने कभी हिंदुस्तान के खिलाफ एक बात नहीं की। इकोनॉमिस्ट की फ्रंट पेज के ऊपर है इनटॉलरेंट इंडिया। तब सारा पिछले पढ़े इकोनॉमिस्ट के अंदर के कितनी दफा उन्होंने हिंदुस्तान की तनकीद भी किया है, पाकिस्तान की सब सारा वक्त करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स हिंदुस्तान के खिलाफ कितने आर्टिकल्स लिखे हैं, 3 तो एडिटोरियल लिख चुके हैं। मैंने मजमून लिखा, उन्होंने छापा। उस वक्त जब मैंने मजमून लिखा, वॉशिंगटन पोस्ट ने नहीं छापा, क्योंकि तब भी वो उनको समझ नहीं आ रही थी। दुनिया समझ गई है, हिंदुस्तान के अंदर मूवमेंट शुरू हो गई है। हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स,
हिंदू इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं कि ये हिंदुस्तान को जिस रास्ते पे लेके जा रहा है वहां तबाही है। जब भी मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जब भी ये रेसिज्म, नेशनलिज्म और रेसिज्म का ये जब जिन बोतल से निकलता है और ये नफरतें दूसरी किसी और इंसानी कम्युनिटी के खिलाफ अब नफरत पैदा करते हैं, आप कहीं भी उठा के देख लें, खून ही होता है, उसके बाद तबाही मचती है। रुआंडा में टूटीज और हुटसीज वो एक दूसरे के खिलाफ नफरत की, 10 लाख से ज्यादा लोग, बेचारे लोग मारे गए। जर्मनी के अंदर क्या हुआ, वही उन्होंने नफरतें पैदा की, जो कत्लेआम की उन्होंने पता नहीं 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की। हमारे ये म्यांमार में उधर भी पहले एक रजिस्ट्रेशन एक्ट लेके आए 1982 में, मुसलमानों का रजिस्टर करो, उसके बाद उनकी कत्लेआम की मुसलमानों की। हमारा कराची में देख लें, नफरतें फैला दी एक दूसरे लसानी बायस पे, कराची का तबाही करके रख दी, कितने हजार लोग मारे गए कराची के अंदर। ये जब भी आप नफरतों के ऊपर कोई आइडियोलॉजी बनाते हैं, ये हमेशा इसमें खून खराबा और तबाही होती है। और ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को खतरा है अब इससे। हमें, मैं अपने लोगों को कहता हूं, मायूस नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, मुश्किल वक्त है और सबसे ज्यादा तो हमें तकलीफ है इस वक्त जो 80 लाख कश्मीरियों से हो रहा है। लेकिन मेरा ये ईमान है कि ये तकलीफ तो वो सह जाएंगे। तकलीफ तो पहले भी उनको काफी थी, बुरे हालात तो पहले भी थे, लेकिन ये अब जिस तरफ जाएगा, और इंशाअल्लाह अब हम सबका काम है कि इसको हर इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, मेरे अलावा हमारी पूरी, अब हमारे डेलीगेशंस जाएं जो दुनिया में टारगेटेड चुन चुन के स्टेजेस के ऊपर दुनिया को आगाह करें। और ये जो चीज है, ये अब पीछे हट नहीं सकता। जिधर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को ले गया है, पीछे अब नहीं वो हट सकता। पीछे हटेगा तो जो ये एक इंतहा पसंद हिंदू नेशनलिज्म का उसने जो जिन बोतल से निकल गया है, ये वापस नहीं जाता बोतल में। पीछे वो हट नहीं सकता। आगे जाएगा तो आगे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस अब उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। आगे मुसलमान नहीं, सिर्फ पढ़े लिखे लोग, वहां सिख, क्रिश्चियंस, उनको सबको पता है कि जब जो ये नेशनलिज्म शुरू उसने जो निकाल दिया हिंदुत्वता की, ये सारों को अब मुतासर करेगी। माइनॉरिटीज को, बाकी जितने भी हैं सब माइनॉरिटी, दलित नीचे जो लोअर कास्ट है, उनके लिए मुश्किल पड़ेगी। इसलिए ये एक वो वक्त है कि जो इंशाअल्लाह ये कश्मीर आजादी की तरफ अब जाएगा। दुनिया ने पहली दफा देखना शुरू किया है। अगर आज उस तरह नहीं देख रही, ये हर महीने बदलेगा सीन। हमारा काम है अब हम इसको दुनिया को आगाह करें। तो मैं अपनी तरफ से आपको कमिटमेंट देता हूं कि हर फोरम के ऊपर इसको और तेजी से हम बढ़ाएंगे। डेवोस एक इकोनॉमिक फोरम था, वहां तो बात नहीं कर रही थी कश्मीर, वो तो हम इन्वेस्टर्स को लाने लगे थे पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हर फोरम के अंदर हम सबका काम होना चाहिए कि दुनिया को याद कराएं कि एक खुले जेल के अंदर 80 लाख लोगों को इन्होंने बंद किया हुआ है। ये ज्यादा देर नहीं कर सकते। मैंने जब जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से पहली दफा बात की तो उनको नहीं समझ आई इस चीज की। मैंने कहा तुम जरा देखते रहो ये क्या हो रहा है, कम से कम नजर रखो इसके ऊपर। और उन्होंने फिर दिल्ली में जाके बात की कश्मीर की। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जब बने, उनको मैंने कहा अब इसके ऊपर नजर रखें, क्योंकि ये अब पीछे नहीं हट सकते। इसलिए हमारा अब काम है कि दुनिया को आगाह किया जाए, इस सारी दुनिया को बताया जाए। और ये जिधर ये आगे बिगड़ेगा, ये हिंदुस्तान का भी सिचुएशन बिगड़ेगा। जो वो अब एक डेस्परेशन में
नरेंद्र मोदी ने कहा जी हम 11 दिन के अंदर पाकिस्तान को फतह कर सकते हैं। एक मुल्क का सरबराह इस तरह की स्टेटमेंट दे जब दोनों मुमालिक के पास एटमी हथियार हो, तो वो थोड़ा सा वो नॉर्मल नहीं हो सकता। आदमी कोई एक नॉर्मल इंसान इस तरह की बात नहीं कर सकता कि मैं 11 दिन में फतह कर लूंगा। ये इसका सिर्फ मकसद ये है कि वो जो इसका हिंदुत्वता का बेस है उनको खुश कर रहा है, क्योंकि वो जितना जितना हिंदुस्तान में अब इंतशार बढ़ता जा रहा है वो एक अंग्रेजी में सेइंग है कि द लास्ट रेफ्यूज ऑफ एवरी स्काउंड्रल इज पेट्रियोटिज्म। ये नेशनलिज्म के पीछे छुपते हैं फिर जाके कि मैं जी 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा। उधर से इनका आर्मी चीफ स्टेटमेंट देता है कि एक इशारा असेंबली हमारी पार्लियामेंट करे तो हम आजाद कश्मीर को फतह कर लेंगे। घबराए हुए लोग ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं और घबराए हुए वो हैं इस वक्त, वो फंस गए हैं। मैं अपनी आजाद कश्मीर की असेंबली और अपने लोगों को एक चीज से आगाह करना चाहता हूं, किसी सूरत हमें एक ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। उनकी अब सिर्फ कोशिश होगी, मैं अभी पेशन गोई कर रहा हूं कि जी ये पाकिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है और उसको पाकिस्तान की दहशतगर्दी के नाम पे ये तशद्दुद और जुल्म करेंगे कश्मीर के लोगों पर। अभी वो इसलिए नहीं कर सकते कि सारी दुनिया देख रही है, और अगर ये दुनिया को ना हम आगाह करते तो आज जुल्म कर चुके होते, क्योंकि उनका तो स्टेटेड एम है कि उन्होंने कश्मीर की डेमोग्राफी बदलनी है। उन्होंने तो मुस्लिम मेजॉरिटी से मुस्लिम माइनॉरिटी कश्मीर को बनाना है। उनकी तो पॉलिसी है ये आरएसएस की, लेकिन वो फंस इसलिए गए हैं कि दुनिया इस वक्त देख रही है कश्मीर पे, और हमें कोई किसी किस्म का उनको मौका नहीं देना चाहिए। या तो वो डाइवर्जन के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे जिस तरह उन्होंने पुलवामा में किया है, या वो कहेंगे जी वहां धमाका हो गया और कश्मीरी बेचारे लोगों के ऊपर जो आगे मुश्किल में उनके ऊपर जुल्म करेंगे। इसलिए ये पॉलिटिकल फाइट और डिप्लोमेटिक फाइट है, और ये मीडिया के अंदर फाइट है। और वो फाइट अल्लाह का शुक्र है पहली दफा मुझे 1970 से अब तक बता दो कि कभी भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बेहतर इंटरनेशनल मीडिया मिला हो। यह पहली दफा है कि इंटरनेशनल मीडिया का रुझान पाकिस्तान के मौकफ की तरफ है, और वो हमें उनको किसी सूरत उधर नहीं जाना चाहिए कि वो कुछ भी वहां धमाका हो और या करवा के और कहे जी एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इस्लामिक टेररिज्म। जैसी दुनिया को मगरबी दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म होता है तो वो सारी आंखें फेर लेते हैं। ये एक ऐसी प्रोपेगेंडा चला है इस्लाम के खिलाफ कि दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ देते हैं। हमारी भी बदकिस्मती है कि हमारी भी मुसलमान दुनिया के लीडर्स ने इसको खुल के एक्सपोज नहीं किया। कभी किसी ने कहा हिंदू टेररिज्म या यहूदी टेररिज्म या क्रिश्चियन टेररिज्म, जिस आदमी ने जाके 50 मुसलमानों को मस्जिद के अंदर मार दिया था, कभी किसी ने कहा कि और नहीं थी, क्योंकि दीन और टेररिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस्लाम के साथ जोड़ दिया उन्होंने। और ये 9/11 के बाद हर जगह मुसलमानों पर तशद्दुद हुआ इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे। इसलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि उनका क्या गेम प्लान है। हमने उस ट्रैप में नहीं पड़ना। हमने इसको इस वक्त जो हम कामयाब हो रहे हैं इस तहरीक में, डिप्लोमेसी में, पॉलिटिकल तहरीक में, मीडिया में, हमें इस पे रहना चाहिए। और मैं जो आखिर में बात करना चाहता हूं आपसे, जो मेरी असेंबली एजे की असेंबली से भी बात और हुर्रियत के मेंबर से भी बात हुई थी, मैं ये चाहता हूं कि आप आपस में पहले मीटिंग कर लें, फिर फौरी तौर पे जब भी आप तैयार हैं हमारे साथ मीटिंग करें। एक कमेटी बनाएंगे जो मुसलसल आपकी मुशावरत से अब पूरी प्लान बनाएंगे, क्योंकि हमने ये कश्मीर इशू को अब हमने नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना है। एक बात ठीक कही गई यहाँ कि यूएन जनरल असेंबली के बाद हमने कश्मीर को उठाया नहीं, हमने बल्कि कश्मीर ड्रिफ्ट कर गया। उसकी बदकिस्मती है कि जनरल असेंबली के बाद एक बहुत बड़ा कोई धरना शुरू हो गया कि जी पता नहीं कोई तूफान आ रहा है इस्लामाबाद में। वो सारा 1 महीना उसी के अंदर चला गया।
हालांकि वो उस वक्त कश्मीर का इशू पीक पे था, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। अभी भी कश्मीर सारी दुनिया के अंदर, आपको पता है 600 ये अनप्रेसिडेंटेड है, 600 यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस ने कश्मीर के ऊपर करारदाद पास की है यूरोपियन पार्लियामेंट में। 150 अमेरिकन लेजिस्लेटर्स ने और ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली में कश्मीर उठाया। ये कभी पहले नहीं हुआ। मीडिया के अलावा ये उनकी पॉलिटिकल एरियाज के अंदर ये चली गई है। इसलिए ये है हमारी स्ट्रेंथ। इसके लिए हम पूरी प्लानिंग करेंगे, हम इनको बताएंगे, आगाह करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में किस तरह का जुल्म हो रहा है। हम उनको बाकायदा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ी जो हमारी ताकत बाहर बैठी हुई है वो है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज और कश्मीरीज। ये कभी भी इतनी जबरदस्त तरीके से मोबिलाइज नहीं थे जितने आज मोबिलाइज्ड हैं। जिस तरह की डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं ह्यूस्टन के अंदर और न्यूयॉर्क में, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह अपने डायस्पोरा, अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज और कश्मीरीज को हमने कभी इस तरह उनको निकलते नहीं देखा। उनको भी हम आगाह करेंगे कि वो जाके बाकायदा इन्फॉर्म करें, जिधर भी बैठे हुए हैं अपने एमपीज को इन्फॉर्म करें कि कश्मीर की असलियत क्या है और किस किस्म का जुल्म हो रहा है। मैं फिर से आपका सबका शुक्रगुजार हूं। मेरी जो आपसे इंटरेक्शन हुआ शुरू में, बड़े जबरदस्त सजेशंस आए। मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप आगे भी हमारे साथ इंटरेक्शन रहेगा और हम एक मिल के ये मूवमेंट चलाएंगे। और मैं फिर से कहता हूं कि इंशाल्लाह ये जो 5 अगस्त में कर गया नरेंद्र मोदी, इंशाल्लाह ये है रास्ता कश्मीर की आजादी का। शुक्रिया।